नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज अपना बिहार शिक्षक भर्ती के लिए का क्लास। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे ये हमारा 7वां क्लास होगा। इससे पहले हमने 6 क्लास करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है, एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा 6 क्लास। ठीक है, इससे विश्व इतिहास में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक, उसका नाम है रूस की क्रांति। ठीक है, तो रूस की क्रांति हम पढ़ने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में पूरा टॉपिक को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आइए, तो देखिए दोस्तों, रूस की क्रांति पढ़ने के लिए हमने इसको कुछ भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो कुछ भागों के माध्यम से हम आज अपना क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले जो भाग है या सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिए, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन क्या था यह, इसको देखते हैं। देखिए, रूस में शासन को जार कहा जाता था। ठीक है, यानी रूस में जो शासन करता था, रूस का जो राजा था उसको हम लोग जार कहते थे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्या कह रहा है, रूस में क्रांति के समय वहाँ का शासक जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, सवाल पूछता है कि रूस का जब क्रांति हुआ तो उस समय वहाँ का शासक जो था वो कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, इसकी पत्नी का नाम जरीना था और जो जर्मनी की रहने वाली थी। ठीक है, तो पत्नी जो थी वो जर्मनी की रहने वाली थी और रूस में जर्मनी में हमेशा झगड़ा चलता रहता था। ठीक है, ये नीचे इसको लिखे हैं, इसको विस्तार से देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इससे वहाँ की जनता काफ़ी चिढ़ती थी क्योंकि यह जर्मनी की रहने वाली थी। ठीक है, जैसे हमने आपको ऊपर पढ़ाया था पहले फ्रांस की क्रांति में, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसको पहले समझते हैं बढ़िया से। यहाँ देखिए, रूस और जर्मनी के बीच झगड़ा चलता रहता था। जैसे लुईस 16वां की पत्नी मैरी एंटोनेट थी जो ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। जैसे हमने आपको फ्रांस की क्रांति में पढ़ाया है कि जो मैरी एंटोनेट थी वो ऑस्ट्रिया की थी, जिससे वहाँ के लोग या फ्रांस की जो जनता थी वो हमेशा इससे चिढ़ते रहती थी। ठीक है, इसको अपना रानी वो लोग नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, रूस में और क्या समस्या हुआ उसको देखते हैं। रूस में जो कृषि करने वाले वर्ग था यानी कृषकों की जो स्थिति थी वो काफ़ी खराब थी। ठीक है, रूस की 85% आबादी कृषि पर ही निर्भर थी। देखिए, रूस का एक साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ता है, तो वहाँ पे जनसंख्या रूस का जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, यानी माइनस में होता है। लेकिन जो रूस का आधा एरिया है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं और वहीं पे कम क्षेत्र में अगर कृषि किया जाएगा तो देश में बाकी जो जनता है उसको क्या खिलाया जाएगा। ठीक है, इसी को लेके जनता आगे विरोध कर देगी। इसको हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आगे क्या लिखा है, रसिया में ज़्यादा ठंडी पड़ने के कारण वहाँ कृषि नहीं हो पाती थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे होते थे जिन पर वह पुराने ढंग से कृषि करते थे। ठीक है, तो पुराने ढंग से अगर किसी भी काम को किया जाएगा तो उतना बढ़िया पैदावार नहीं होगा जितना नया ढंग से करने पर उसमें काम होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, उनके पास पूंजी के अभाव था, यानी जो कृषक वर्ग था उनके पास पूंजी का अभाव था और करों के बोझ यानी जो टैक्स लादा जाता था वो टैक्स से भी लोग दबे हुए थे। ठीक है, इसी बीच क्या होता है, 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच में युद्ध हो जाता है। ठीक है, हम लोग को आगे पढ़ना है 1905 की क्रांति और 1917 की क्रांति। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति क्या है सबको एकदम आराम से देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच में एक झगड़ा होता है जिसमें रूस की बुरी तरह हार हो जाती है। ठीक है, यानी रूस और जापान में एक युद्ध हुआ जिसमें रूस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, देश जब हार जाता है तो उसको बहुत से संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ता है और जो जीतने वाला देश है उसका बात मानना पड़ता है। ठीक है, देखिए, और इस हार में रूस को अपना बहुत सारा क्षेत्र जापान को देना पड़ा था और इससे लोगों का घमंड टूटा। जो इतना रहे थे, इतना बड़ा देश होकर कैसे हार सकता है। आगे देखिए, मजदूरों की जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी, यानी मजदूर भी जो भी थे वो लोग भी उतने अच्छे नहीं थे कि राजा का मदद कर सके। देखिए, 1905 के युद्ध के कारण रूस की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। ठीक है, ऐसे में जो प्राइवेट कंपनी थी उसने भी अपनी मजदूरों की संख्या में 20% की कमी किया, जिससे काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, यानी 1905 में जब रूस हार गया जापान से तो उस समय वहाँ पर जो कंपनी थी यानी प्राइवेट कंपनी वो भी कहा कि नहीं, हम लोग भी अब अपने मजदूरों में कटौती कुछ करेंगे। ठीक है, क्योंकि उतना उत्पादन हमारा नहीं हो रहा है, तो जब मजदूर का कटौती किया जाएगा तो वहाँ पे तो विरोध होना मुनासिब है। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे में मजदूरों ने इसका विरोध किया और सारे लोग सरकार के विरुद्ध क्रांति करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के सड़कों पर आ गए। ठीक है, यानी एक सड़क था जो राजा के महल की ओर जाता था। ठीक है, वहीं सड़कों पर सब लोग उतर आए और देखिए, और 9 जनवरी 1905 को लोगों ने रोटी दो के नारे के साथ विंटर पैलेस की ओर जा रहे थे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको फ्रांस की क्रांति में पढ़ाया था कि जो राजा का महल होता था उस समय वहाँ उनको क्या कहा जाता था, तो उसको वर्साई का महल कहा जाता था। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जो राजा का महल होता था उसको हम विंटर पैलेस बोलते थे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नीचे देखिए क्या लिखा है, इसमें इनका जो नेता था उसका नाम था फादर गैपोन। ठीक है, यानी जो लोग ये मजदूर थे इनका जो नेता था उसका नाम था फादर गैपोन। ये सवाल पूछा जाता है, तो ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जार की जो पुलिस थी इन पर हमला कर देती है और बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। ठीक है, यानी राजा को लगेगा कि जो लोग आ रहे हैं वो तो हम पर हमला करने आ रहे हैं, तो राजा अपने पुलिस को आदेश दे देता है कि सबको गोली से मार दो। ठीक है, और इसी घटना को ये जो दिन था, ये दिन था संडे का, और इसी घटना को ब्लडी संडे या खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है कि खूनी रविवार कब था, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा और बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, और ये हुआ था कब, 1905 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, यहीं से रशियन क्रांति या रूस की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, यही जो कारण था, मुख्य कारण था, यही था। ठीक है, यहाँ देखिए, रशियन कैलेंडर के अनुसार यह घटना 9 जनवरी 1905 को, जबकि पूरी दुनिया के कैलेंडर के अनुसार यह घटना 22 जनवरी 1905 को हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो रशियन कैलेंडर था वो जो विश्व का कैलेंडर था उससे वह 13 दिन पीछे चला था। ठीक है, और इस दिन रूस की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए एक सवाल पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में कि खूनी रविवार की घटना किस क्रांति से संबंधित है। ठीक है, उसमें ऑप्शन था फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति या रूस की क्रांति। ठीक है, तो क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा वह रूस की क्रांति हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मजदूरों के पास सिवाय अपने बेरियों को खोने के अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी जो मजदूर होते हैं उनको अपने घरों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उनसे हम क्या मांगेंगे या उन पर क्या टैक्स हम लबला देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यह उनकी दशा का सही चित्रण करता है कि मजदूरों के पास कुछ भी नहीं है। देखिए, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा भी कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये सवाल आपसे पूछ देगा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये किसने कहा था, तो आप लोग याद रखिएगा, यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। जार ने हार मानकर अपनी सत्ता छोड़ने की बात कही और कहा कि मैं संविधान के अंतर्गत रहकर ही अपना कार्यभार संभालूंगा। यानी जो राजा था उसको लगा कि अब तो विद्रोह हो जाएगा, तो जनता हमको हटा देगी, तो उसने कहा कि आप लोग के नेतृत्व में एक संविधान का गठन किया जाएगा और मैं उसी के अंतर्गत रहकर अपना आगे का कार्यभार संभालूंगा। ठीक है, और देखिए, जो रूसी संसद होती थी उसको क्या कहा जाता था, इसको देखिए, और इस तरह गठन होता है रूसी संसद का, जिसे डयूमा कहा गया। ठीक है, तो सवाल पूछता है कि रूस का संसद को क्या कहते हैं, तो आप लोग उसका नाम याद रखिएगा, उसको डयूमा कहा जाता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे इसने डयूमा को समाप्त कर देगा और यह 1905 की क्रांति भी विफल हो जाएगी, यानी सफल नहीं होगी। यानी जो जार था उसने इसको, ये जो डयूमा था इसको भी समाप्त कर देता है आगे चलकर, और रूस की क्रांति को भी समाप्त कर देता है। ठीक है, आगे देखिए, परंतु इसने 1917 ईस्वी की क्रांति के लिए पृष्ठभूमि तैयार किया था। ठीक है, आगे चलकर 1917 ईस्वी में भी एक क्रांति हो जाएगा, जो रूस की क्रांति का पृष्ठभूमि समझिए कि अभिन्न से ही तैयार हो रहा था। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, रशियन पार्लियामेंट को डयूमा, फ्रांस के पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहा जाता है। ठीक है, जर्मनी के संसद को डायट कहा जाता है। बीपीएससी में ये सवाल आ जाएगा कि आप लोग मिलान कीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रूस में जो संसद होता था उसको डयूमा कहा जाता था, फ्रांस में जो संसद होता था उसको नेशनल असेंबली कहा जाता था, और जर्मनी में जो संसद होता था उसको डायट कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव और बुद्धिजीवियों का क्या योगदान था, उसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, एक व्यक्ति था लियो टॉल्स्टॉय, उसका एक पुस्तक था वार एंड पीस। ठीक है, यानी युद्ध और शांति, एक पुस्तक था। पूछता है सवाल कि लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, आप लोग बता दीजिएगा, वार एंड पीस। देखिए, दोस्तोयेव्स्की और तुर्गनेव, ये भी दो थे, ये भी एक लेखक थे। ठीक है, दोस्तोयेव्स्की और तुर्गनेव जैसे चिंतक के रूप में एक वैचारिक भावना को यह जन्म दे रहे थे। ठीक है, यानी एक समाज के प्रति इन लोगों को यही था कि क्रांति को कैसे आगे बढ़ाया जाए और जार का जो शासक था उसको कैसे हटाया जाए। ठीक है, तो एक ईस्वी में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन होता है जो किसानों की मांग को उठाती थी। ठीक है, तो कब इसका गठन हुआ, तो 1901 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था कि जो किसानों की मांग थी उसको हम लोग आगे या जनता के सामने का जो मांग है उसको हम लोग राजा के सामने रखें। ठीक है, यहाँ आगे देखिए, ऐसे में रूस की जो जनता है वह दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे वैसे थीन साधन और अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ जाती है और यह दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, कौन कौन भाग होता है इसको देखिए। इसके परिणाम स्वरूप बहुमत वाला दल बोल्शेविक दल कहलाता है और अल्पमत वाला दल मेनशेविक कहलाता है। ठीक है, ये सवाल पूछ देगा कि बोल्शेविक बहुमत दल वाला था और मेनशेविक कम या अल्प दल वाला था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नीचे देखिए, मेनशेविक मध्य वर्गीय क्रांति चाहते थे, जबकि बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति चाहते थे। ठीक है, आगे देखिए, रूस की क्रांति का जो मुख्य कारण था उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध इसके बाद शुरू हो जाता है कब, 1914 ईस्वी में। यहाँ देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध में भी रूस ने
मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल हुआ। इस युद्ध में रूस का शामिल होने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि रूसी जनता का आंतरिक असंतोष से भूलकर बाहरी मामलों में उसको उलझा दिया जाए। ठीक है, यहाँ देखिए रूस की जो जनता यानी देश में विद्रोह कर रही थी, तो राजा का यही मकसद था कि हम जब विश्व युद्ध में शामिल हो जाएंगे तो रूस जनता आंतरिक असंतोष को भुला के और कैसे युद्ध को जीतना है उस पर ध्यान देने लगेगी। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए इसी में 1 फरवरी और मार्च की क्रांति हो जाती है, उसको देखते हैं। फरवरी मार्च की क्रांति निरंकुशता का अंत। ठीक है, यानी राजा का जो निरंकुशता नीति थी उसको कैसे अंत करते हैं लोग, उसको यहाँ पे देखिए। 7 मार्च 1917 को पुरानी कैलेंडर के अनुसार इसी दिन को 22 फरवरी 1917 यानी फरवरी की क्रांति इसी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए पेट्रोग्राद की सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला और उन्होंने रोटी दो के फिर से नारे लगाए। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 8 मार्च को कपड़ों के मिलों की महिला मजदूरों ने रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य मजदूर भी शामिल हो गए। जुलूस में लाल झंडे की भरमार थी। एक सवाल पूछा गया था कि जो लाल झंडा वाला है ये कब किस क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा यह रूस की क्रांति से संबंधित है। यहाँ देखिए जार की यानी जार जो था यानी जो राजा था उसकी जो सबसे विश्वासित टुकड़ी थी यानी जो उसका सैनिक दल था उन्होंने भी आगे चलकर विद्रोह कर दिया। ठीक है, उसका क्या नाम था, प्रियोब्रासेस्की रेजिमेंट। ठीक है, इन्होंने भी आगे चलकर विद्रोह कर दिया कि हमको भी राज का या राजा का जो निर्देश है उसको हमको भी नहीं मानना है। ठीक है, यहाँ देखिए 12 मार्च 1917 को जार ने अपनी गद्दी को त्याग दे दिया। उसको लगा कि अगर गद्दी अब नहीं त्यागेंगे तो जनता हमको फांसी दे देगी। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए इसके बाद सर्वप्रथम लोबाव के नेतृत्व में 5 मार्च को एक बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ, किंतु वह अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई। ठीक है, यानी एक आगे चलकर जब जार ने अपना शासन त्यागा था उसके बाद एक नेता हुआ, उसका क्या नाम था, लोबाव। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लोबाव के नेतृत्व में 5 मार्च को एक सरकार का गठन होता है, किंतु वह अपनी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाती है और इसको भी वहाँ की जनता हटा देता है। ठीक है, यहाँ देखिए इसके पश्चात क्रेन्स्की एक दूसरा राजा आता है, उसका नाम है क्रेन्स्की के नेतृत्व में एक उदारवाद समाजवादी सरकार का गठन होता है। ठीक है, रूस में, किंतु बोल्शेविकों ने भी इसको भी स्वीकार नहीं किया। आखिर क्यों क्रेन्स्की को भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि क्रेन्स्की चाहता था कि रूस प्रथम विश्व युद्ध में लड़े। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए क्योंकि क्रेन्स्की चाहता था कि हम युद्ध लड़ें, लेकिन बोल्शेविकों का मानना था कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे और हमें इस युद्ध से आप बाहर कर दीजिए। ठीक है, लेकिन यह ऐसा नहीं करेगा और वहाँ की जनता इसको भी हटा देगी। ठीक है, आगे से क्या होता है, बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी। जो सवाल आपको हमेशा पूछा जाता है उस पर अब चर्चा करते हैं। यहाँ नीचे देखिए इस समय रूस के राजनीतिक मंच पर लेनिन का आगमन हुआ। ठीक है, 1905 ईस्वी में जब लेनिन विद्रोह कर रहा था तो उसको वहाँ के सरकार ने देश निकाला दे दिया था। ठीक है, सबसे पहले देखिए इससे पहले 1905 की क्रांति के समय लेनिन को देश निकाला दे दिया गया था, जैसे हमने आपको ऊपर बताया। जब मार्च 1917 में क्रांति हुई तो वह जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। ठीक है, जब लेनिन रूस आया तो लोगों को लगा कि चलिए अब हमारा नेता जो था ओरिजिनल नेता वो आ गया है। आगे क्या लिखा हुआ है, अप्रैल 1917 में जब वह पेट्रोग्राद पहुंचा तब रूस की जनता का उत्साह काफ़ी बढ़ गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि लेनिन जब आया तो जनता को लगेगा कि ये हमारा सच्चा नेता है और हमारा सच्चा नेता आ गया तो ये हम लोगों का भलाई करेगा। ठीक है, लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया। लेनिन ने यहाँ अपनी मांग रखी जिसे अप्रैल थीसिस कहा गया। ठीक है, ये सवाल पूछ देगा ये अप्रैल थीसिस क्या कहा गया, तो लेनिन की यह मांग थी। ठीक है, और इस मांग में लेनिन क्या क्या मांगेगा उसको देखते हैं। इसमें लेनिन ने कहा कि रूस को युद्ध से सबसे पहले अलग किया जाए। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, भूमि जो था वह किसानों में वितरण कर दिया जाए, यानी भूमि किसानों को दे दिया जाए। ठीक है, लेनिन ने 3 नारा भी दिया, भूमि का, शांति का और रोटी का। ठीक है, ये सवाल आपके बीपीएससी टीआरई में इस बार पूछा गया था कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया, तो आप लोग याद रखिएगा उसका नाम था लेनिन। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए लेनिन ने बल प्रयोग के द्वारा क्रेन्स्की सरकार को हटा दिया 7 नवंबर 1917 ईस्वी, जिसको पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, जैसे हमने आपको ऊपर बताया तो उसमें 2 कैलेंडर था, एक रूसी कैलेंडर और एक विश्व का कैलेंडर। ठीक है, तो रूस का जो कैलेंडर था वो अलग चलता था और जो विश्व कैलेंडर था वो अलग चलता था, जिसे पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 की क्रांति इसी को अक्टूबर की क्रांति भी माना जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद पर अधिकार कर लिया। क्रेन्स्की रूस छोड़कर भाग गया और इसे ही रूस की महान बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्रांति नवंबर में भी हुआ था और अक्टूबर में भी हुआ था। हमने आपको पूरा समझा दिया कि अक्टूबर क्यों कहते हैं, नवंबर क्यों कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए
शासन की जो बागडोर थी वो बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। ठीक है, यानी लेनिन अब नया नेता बनेगा और उसी के नेतृत्व में आगे जो रूस की क्रांति होगी उसको संभाला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद सर्वप्रथम लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि मार्च 1918 में किया और रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। जैसा कि बोल्शेविक चाहते थे कि रूस को युद्ध से बाहर कर दिया जाए, लेनिन आएगा तो सबसे पहले यही काम करेगा। इसके बाद क्या करता है, इस समय रूस में गृह युद्ध की समस्या भी उत्पन्न हो गई, यानी रूस में आंतरिक युद्ध की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसको दबाने के लिए चेका नामक पुलिस संगठन भी बनाया गया। ये सवाल पूछा गया था कि चेका नामक जो पुलिस संगठन था ये किस क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा यह रूस की क्रांति से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। 18 में रूस का एक नया संविधान बनाया गया और इसके द्वारा रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह, इसको यूएसएसआर बोलते हैं, के रूप में परिवर्तित किया गया। ठीक है, तो रूस का नाम यूएसएसआर कब रखा गया, तो 1918 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, लेनिन ने एक बहुत बढ़िया बात कहा था। क्या कहा था? लेनिन ने कहा था कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। ठीक है, यानी अगर 3 कदम आप आगे चल जाते हैं और 2 कदम पीछे भी हटते हैं, फिर भी आप 1 कदम आगे रहने के समान है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद स्टालिन वहाँ का राजा बनता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे रूस की क्रांति समाप्त हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर देते हैं 1 मिनट और लेके। ठीक है, क्या कह रहा है? समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को ही माना जाता है। रॉबर्ट ओवन जो थे उसको समाजवादी, आदर्श समाजवादी का प्रवक्ता भी माना जाता है और समाजवाद का सर्वप्रथम प्रयोग इन्हीं ने किया था। ठीक है, अगला पॉइंट का देखिए क्या लिखा हुआ है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, यह जर्मनी का रहने वाला था। तो कार्ल मार्क्स जो था वह जर्मनी का रहने वाला था, इसको वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है कि दास कैपिटल पुस्तक जो था उसको किसने लिखा था। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, उसका जो आंसर होगा वो कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, कल जो हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, हम लोग अमेरिका की क्रांति पढ़ चुके हैं, फ्रांस की क्रांति पढ़ चुके हैं और रूस की क्रांति भी पढ़ चुके हैं आज। ठीक है, तो ये तीनों क्लास का कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आज के लिए धन्यवाद।